हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने 20 से पहले वाले टॉपिक आपने कर लिए थे। उसके बाद अपना 20 से आगे के टॉपिक आज शुरू होंगे। अपन ने चैप्टर नंबर 3 12th में बोर्ड के जो डेरिवेशन है और उनके डेफिनेशन है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और उनको अपन परिभाषाओं को अच्छे से समझ रहे हैं और फिर अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तैयारी को क्या करेगा, बूस्टअप करेगा। ये लेक्चर आपकी तैयारी को क्या करेगा, मजबूत बनाएगा। आपको ये एहसास होगा कि हाँ हमारी तैयारी क्या है, अच्छी है। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है और डेरिवेशन में कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए बेहद ही यूजफुल है। लेकिन इसमें सारी चीजें नहीं लिखवाई जा सकती क्योंकि अपन प्रयास कर रहे हैं कि 2 घंटे में पूरे चैप्टर को समेट दिया जाए। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बचे। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा अपने कराए हुए टॉपिकों से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अपने 2 घंटे का कंटेंट आपने जो लिख रखा है वो आपने पूरे साल में पढ़ा है। ठीक है, अब अपन अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना आगे का टॉपिक है सेल। सेल किसे कहते हैं? सबसे पहले बात आई, सेल कहते किसे हैं? सेल ऐसी युक्ति है जो परिपथ में धारा का क्या करे, प्रवाह करे। सेल ऐसी युक्ति है परिपथ में किसका प्रवाह करे, धारा का प्रवाह करे। ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे, सेल। ठीक है, सेल को किसी परिपथ से जोड़ने के बाद वो क्या करने लग जाए, धारा का प्रवाह करने लग जाए, यानी कि धारा बहने लग जाए। यानी कि अपन किसी सेल को बल्ब से जोड़ दिया और उसके बाद बल्ब को देखें, बल्ब जलता है नहीं जलता। ठीक है, वास्तविकता में अपन देखते हैं तो क्या करता है, बल्ब जलता है। यानी कि सेल का काम क्या है, सेल का काम यह है कि परिपथ में धारा के प्रवाह को क्या बनाए रखता है। ठीक है, परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखने वाली युक्ति ही क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। ठीक है, सेल में धारा का प्रवाह होता है वो लगातार होता रहता है। ठीक है, सेल की सहायता से धारा का प्रवाह लगातार होता रहता है। ठीक है, अब अपना टॉपिक आता है विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहेंगे किसे? ये कोई मेरे पास परिपथ है। ठीक है, इसमें क्या जुड़ी हुई है, एक बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, बैटरी जुड़ी है, इसके में कोई भी यहाँ पर इससे कोई भी धारा नहीं ली जा रही इसके सिरों पर। यानी कि जब परिपथ में धारा का मान कितना है, जब परिपथ में धारा नहीं बह रही तब सेल के सिरों पर, जब परिपथ में धारा नहीं बह रही है, जब परिपथ में धारा नहीं बह रही है तब सेल के सिरों पर प्राप्त वोल्टता ही किसके बराबर होगी, विद्युत वाहक बल ई के बराबर होगी। विद्युत वाहक बल को क्या किससे लिखा जाता है, ई से लिखा जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल को किससे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जब परिपथ में धारा नहीं बह रही है, यानी कि ये परिपथ क्या है, पूर्ण तरीके से जुड़ा नहीं है, तब की बात है, तब इसके सिरों पर यानी कि सेल के सिरों पर प्राप्त वोल्टता ही किसके बराबर होगी, विद्युत वाहक बल के बराबर। ठीक है, जब परिपथ में धारा नहीं बह रही है, जब परिपथ में धारा नहीं बह रही है, आई का मान कितना है, 0 है। जब परिपथ में धारा नहीं बह रही है तब जो अपना सेल है यानी कि सेल के सिरों पर प्राप्त वोल्टता ही किसके बराबर होगी, विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। ठीक है, अपन प्रूफ करके दिखाएंगे वास्तविकता में सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद बात आई टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, टर्मिनल वोल्टता को किससे लिखा जाता है, V से लिखा जाता है। ठीक है, अब इस परिपथ में कोई एक प्रतिरोध जोड़ दिया, ऐसे ये प्रतिरोध जोड़ दिया। अब परिपथ में क्या बहने लगी, धारा बहने लगी। जैसे ही परिपथ में धारा बही, जैसे ही परिपथ में धारा बही, यानी कि जब I इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तब परिपथ के, तब इस सेल के सिरों पर प्राप्त वोल्टता, जब परिपथ में क्या बह रही है, धारा बह रही है, यानी कि इसमें I का मान क्या नहीं है, I का मान 0 नहीं है। जब परिपथ में धारा बहे तब, जब परिपथ में धारा बहे तब सेल के सिरों पर प्राप्त विद्युत वाहक बल यानी कि सेल के सिरों पर प्राप्त वोल्टता ही किसके बराबर होगी, टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगी। ठीक है, किसके बराबर होगी, टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगी। ठीक है, मान लो ये विद्युत वाहक बल था, इसमें से धारा गुजरी तो इस विद्युत वाहक बल के मान में कुछ कमी आ जाएगी। ठीक है, इस विद्युत वाहक बल के मान में क्या आ गई, कमी आ गई। मान लो ये था 5 वोल्ट। ठीक है, जैसे इस परिपथ से गुजरा, इस परिपथ में कुछ ना कुछ यहाँ पर वोल्टता का क्या होगा, हानि होगी। वोल्टता हानि, यहाँ कितना बच गया, जैसे ही इसमें से IR क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जितनी धारा बही है और जितना क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध। ठीक है, 54 में से क्या घट जाएगा,
जितना भी है उतने में से क्या कर जाएगा, माइनस आई आर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्राप्त वोल्टता किसके बराबर होगी, टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगी। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि इस विद्युत वाहक बल में यानी कि बी का मान, वोल्टता का मान ई में से क्या हो जाएगा, माइनस आई आर के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब परिपथ में धारा बह रही हो तो सेल के सिरों पर प्राप्त वोल्टता ही किसके बराबर होगी, टर्मिनल वोल्टता के बराबर। ठीक है, अब बात आई आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अब जो सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, एनोड और एक लगा होता है कैथोड। इनके आवेश जब एक दूसरे की तरफ गति करते हैं तो इनके प्रवाह में कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहा जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। यानी कि सेल में उपस्थित, जैसे सेल में कोई अन्य तत्व उपस्थित है, कैडमियम वगैरह का है, उसमें क्या बराबर है, परावर्तन बराबर है, उसके कारण प्रवाह में क्या हो उत्पन्न अवरोध एक से बराबर हो गया प्रतिरोध के बराबर। और ये प्रतिरोध कौन सा होगा, आंतरिक प्रतिरोध। सेल के कारण परिपथ में जो अवरोध उत्पन्न होता है, सेल में उपस्थित अपघट्यों के कारण जो सेल में अवरोध उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध। यानी कि इसके इलेक्ट्रोड से जैसे ही आवेश निकलेंगे, आवेश एक दूसरे की तरफ गति करेंगे, जिसके कारण इनमें क्या हो जाएगा, कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। इस अवरोध को क्या कहा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध। या फिर अपन दूसरी परिभाषा ऐसे कहें, जो अपना सेल होता है, सेल में विद्युत अपघट्यों के कारण, सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्यों के कारण धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध। ये भी परिभाषा एकदम सही है। ठीक है, अगली बात आई, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल में क्या निकालना है, अपने को संबंध निकालना है। ठीक है, संबंध निकालने के लिए अपना यही चित्र। ठीक है, इसमें एक क्या लगा हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध, और एक क्या लगा हुआ है, इसमें बैटरी लगी हुई है, और एक क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध कैपिटल आर लगा हुआ है। ठीक है, प्रतिरोध क्या लगा हुआ है, कैपिटल आर लगा हुआ है। ठीक है, इसकी टर्मिनल वोल्टता मैंने बताई क्या होगी, इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान निकालना हो, आई इक्वल टू, आई क्या होता है, किसके बराबर होता है, V इक्वल टू किसके बराबर, आई आर के बराबर। और जब मुझे आई का मान निकालना हो तो V अपॉन में आर के बराबर। ठीक है, V यहां पर क्या है, बैटरी का विद्युत वाहक बल E, इसके कारण कौन कौन से प्रतिरोध आ रहे हैं बीच में, R प्लस में कैपिटल R। मैं इसका क्या कर लूं, पक्षांतरण कर लूं, आई आर प्लस में आई आर इक्वल टू विद्युत वाहक बल के बराबर। ये किसके बराबर, एक कैपिटल आर होगा ना, ये कैपिटल आर। ये किसके बराबर होता है, V इक्वल टू आई आर के बराबर। मैं इसको क्या रख लूं, V रख लूं, प्लस में आई आर इक्वल टू ई। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको आगे हल करूंगा तो मान कितना हो जाएगा, आई आर इक्वल टू ई माइनस में V, और मुझे किसका मान चाहिए, इनमें संबंध तो ये निकल गया, संबंध ये यही इसमें संबंध होता है, और मुझे R का मान चाहिए, स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा, ई V अपॉन में आई के। ठीक है, स्मॉल आई आर का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल आर का मान क्या हो गया, और इसमें संबंध क्या हो गया, आई आर किसके बराबर, ई माइनस में V अपॉन में आई का मान चाहिए तो किसके बराबर हो जाएगा, आर का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। यही इनमें क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, चाहे आप ये संबंध लिख दो, चाहे ये संबंध लिख दो, चाहे ये संबंध लिख दो, चाहे ये संबंध लिख दो। ठीक है, अपने को मान किसमें चाहिए था, विद्युत वाहक बल का चाहिए था, तो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज जिस पद में आ रहे हैं, चाहे ये वाला मान लिखा जाए, चाहे ये वाला मान लिखा जाए, चाहे ये वाला मान लिखा जाए। ठीक है, विद्युत वाहक और टर्मिनल वोल्टेज में क्या संबंध होगा, चाहे ये वाला लिख दो, चाहे ये वाला लिख दो, चाहे ये वाला लिख दो, चाहे ये वाला, ये क्या होता है, इसमें संबंध होता है। ठीक है, यदि अब मेरे पास R का मान कितना होता, आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता, 0 होता, आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता, 0 होता, आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाता, 0, तो E का मान किसके बराबर, वोल्टा V के बराबर। ठीक है, अब इससे अपन क्या कह सकते थे, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो तो परिपथ में प्रवाहित वोल्टता ही किसके बराबर होगी, विद्युत वाहक बल के बराबर। जब प्रवाहित वोल्टता ही किसके बराबर होगी, विद्युत वाहक बल के बराबर। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं। अब आता है अपना सेलों का संयोजन।
अपन पढ़ते हैं सेलों का संयोजन। अब स्टार्ट करें अगले वाला टॉपिक। अगला टॉपिक आता है अपन एक समान सेलों का संयोजन। एक समान सेलों का अर्थ क्या है कि इसकी वोल्टता, इसका विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल क्या सबका क्या है, एक समान है, और आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या है, एक समान है। ठीक है, एक समान सेलों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, एक समान सेलों का संयोजन कहलाता है। इसमें दो या दो से अधिक एन सेलों को क्या किया जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। इसमें पहला क्रम आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने के लिए E1, E2, E3, E4, En तक ऐसे ही चलते रहे। अब इसमें किसका मान समान रहेगा, इसमें प्रवाहित धारा का मान पूरे परिपथ में क्या रहेगा, एक समान रहेगा। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, पूरे परिपथ में धारा का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा। पूरे परिपथ में I का मान क्या रहेगा, I का मान क्या रहेगा, एक समान। ठीक है, पूरे पथ में धारा का मान क्या रहेगा, एक समान, लेकिन विद्युत वाहक बलों का मान क्या है, अलग अलग। ठीक है, अभी अभी अपन ने पढ़ा I इक्वल टू किसके बराबर होती है, वोल्टता अपॉन में किसके बराबर, R प्लस में स्मॉल r। अभी अभी पढ़ा ये वाला कौन सा वाला जाएगा, इफेक्टिव, और ये भी इफेक्टिव, क्योंकि इसमें कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और सारे ही विद्युत वाहक बल किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बलों के संयोजन से कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 E2 प्लस में E3 प्लस में डैश डैश En। ठीक है, अब मेरे विद्युत वाहक बलों का मान कितना है, एक समान है, तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू En, और किसके बराबर, E के बराबर। ठीक है, किसके बराबर, E के बराबर। E इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, E के बराबर। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़े। आगे वाला क्या कह रहा है, आगे वाले में R का मान, R इक्विवेलेंट। अब देखो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। प्रतिरोधों का क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन सबको याद होगा, कितना है, R1 प्लस R2 प्लस में R3 डैश डैश Rn, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 डैश डैश Rn इक्वल टू किसके बराबर, R के। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, n इंटू में, ये कितना हो गया, n बार है, तो n इंटू में R। ठीक है, समीकरण नंबर 2, तो तीन आ गए ना, 3, और ये क्या हो जाएगा, n से गुणा हो जाएगा। ठीक है, n सेल जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, तो I का मान कितना हो जाएगा, I इक्वल टू, मान रख दे समीकरण 3 में, 2 का मान किसमें रखें, इसमें, तो n इंटू में E अपोन में किसके बराबर, R प्लस में n, R के बराबर। ठीक है, ये कैसा संयोजन हो गया, ये कैसा संयोजन हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन। जब किसका मान ज्यादा हो, R का मान, कैपिटल R का मान किससे बहुत ज्यादा हो, R का मान R से। ठीक है, तो ये मान कितना हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, तो I का मान किसके बराबर हो जाएगा, NE इंटू में। ठीक है, जब परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित करवानी हो, जब परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित करवानी हो, तो किसका मान 0 कर देंगे, इसके आंतरिक प्रतिरोधों का मान क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। या अपन कहें कि इसका जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, वास्तविक प्रतिरोध के मान को क्या कर देंगे, बहुत अधिक बढ़ा देंगे। यानी कि वास्तविक प्रतिरोध का मान क्या कर देंगे, बहुत अधिक बढ़ा देंगे, जिससे धारा का मान मुझे क्या प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। अधिकतम का अर्थ क्या है, धारा ये तो बहने वाली थी, और एक इसकी कितनी गुणी हो जाएगी, n गुणी हो जाएगी। ठीक है, इससे कितनी गुणी हो जाएगी, n गुणी हो जाएगी। ठीक है, ये होता है अपना श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या कहता है, जब 2 या 2 से अधिक सेल एक दूसरे से किसमें जुड़े रहेंगे, समांतर क्रम में, E1 E2 और E3 और E4। ठीक है, अब लेकिन विद्युत वाहक बलों का तो पूरे परिपथ में क्या रहेगा, मान समान रहेगा। विद्युत वाहक बल में इसका मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, इसमें E का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। अब ना तो वही परिभाषा, I का मान निकालना हो तो E इक्वल टू E इफेक्टिव बटे में R प्लस में R इफेक्टिव। ठीक है, तो E इफेक्टिव का मान कितना हो जाएगा, पूरे परिपथ में विद्युत वाहक बल का मान क्या रहेगा, जब दोनों सिरे एक ही सेल से, एक सिरा इधर से दूसरे साला
इधर से, यानी कि सारे सिरे एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, इधर वाले भी सारे सिरे एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा क्रम संयोजन कैसा कहलाएगा? समांतर क्रम संयोजन। और इसमें यहां पर इनकी विभव का मान या विद्युत वाहक बल का मान क्या रहेगा? एक समान। ई इफेक्टिव का मान कितना हो गया? ई। ठीक है, उसके बाद आर इफेक्टिव, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में 1 समांतर क्रम संयोजन से कितना होता है? 1/r इक्विवेलेंट किसके बराबर? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस में 1/r3 डैश डैश 1/r। ठीक है, वही अपनी कंडीशन, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r3 इक्वल टू r के बराबर हो, तो 1/r इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? 1/n। कितनी बार है? n बार है, तो n अपॉन में r के बराबर। ठीक है, और r इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? r अपॉन में n के बराबर। ठीक है, ये मान रहा और ये मान रहा, उठा के यहां रख दे, तो i का मान कितना हो जाएगा? ई इफेक्टिव कितना है? e अपॉन में r प्लस में कितना? r इक्विवेलेंट की वैल्यू r अपॉन में n की। ठीक है, जब मुझे धारा का मान अधिकतम प्राप्त करना हो, जब मुझे धारा का मान अधिकतम प्राप्त करना हो, तो मुझे किसका मान ज्यादा करना पड़ेगा? आपकी बार आंतरिक प्रतिरोध R का मान क्या करना पड़ेगा? R से बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। R का मान जैसे ही ज्यादा करूंगा तो I का मान कितना हो जाएगा? E अपॉन में R अपॉन में n कहां चला गया? ऊपर, n इंटू में E अपॉन में स्मॉल r। धारा का मान क्या प्राप्त होगा इसमें? यहां पर अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे ही मुझे धारा का मान अधिकतम प्राप्त करना हो, अधिकतम धारा किसके? n के गुणक में प्राप्त करनी हो, तो किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा? कैपिटल R से बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ये अपना कौन सा क्रम संयोजन हो गया? समांतर क्रम संयोजन। आगे बढ़े, अगला टॉपिक आता है असमान सेलों का संयोजन। ठीक है, आपकी बार सेल क्या है? समान नहीं है। इसका विद्युत वाहक बल E1, E2, E3, E4, En तक ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं। इसका प्रतिरोध मैं 3 के लिए करके दिखा रहा हूं, R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, R3 है। इस किस क्रम में जुड़े हुए हैं? ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब सबको एक बात पता होनी चाहिए, इसका विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल, सभी का विद्युत वाहक बलों का योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, अब E1 सेल का विद्युत वाहक, E1 सेल की टर्मिनल वोल्टता, 1 सेल का विभवांतर कितना होगा? V इक्वल टू ई माइनस में I इंटू में R1। सही है क्या? E1 माइनस में I इंटू में R1, किसका? 1 वाले का। V2 का मान कितना हो जाएगा? E2 माइनस में I R2। V3 का मान किसके बराबर? E3 माइनस में I R3। ठीक है, अब मुझे इनकी कुल वोल्टताओं का मान, इनकी सभी वोल्टताओं का मान कुल वोल्टता के बराबर होगा। इसका मान, इसका मान, इसका मान कुल वोल्टता के बराबर। कुल वोल्टता कितनी हो जाएगी? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मान कितना हो जाएगा? V इक्वल टू किसके बराबर? E1 माइनस में I R1 प्लस में किसके बराबर? सॉरी, E2 माइनस में I R2, सॉरी क्या हो रहा है ये, प्लस E3 माइनस I R3। सही है क्या? मैं E1 E2 को एक साथ ले लूं तो V का मान कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 और माइनस में I पूर्व में से बाहर आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही प्रक्रिया आगे तक बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके टर्मिनल वोल्टेज V का मान किसके बराबर? ये किसके बराबर? E इफेक्टिव माइनस में I R इफेक्टिव के बराबर। ठीक है, ये इनकी क्या हो जाएगी? टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? असमान सेलों का क्या हो गया? असमान सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। आगे बढ़े,
अगला टॉपिक आता है समांतर क्रम संयोजन। ये दो सेल है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, एक का विद्युत वाहक बल E1 है, एक का E2 है। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका R2। ठीक है, इसमें से कैसी धारा जा रही है, I धारा जा रही है। ठीक है, अब ये किरचॉफ के नियम से आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, कुल धारा का मान I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, मुझे किसका मान चाहिए, I1 का चाहिए और I2 का चाहिए। ठीक है, अपना तो एक ही फॉर्मूला बना हुआ है, V इक्वल टू ई माइनस में आई आर के बराबर। ठीक है, E इक्वल टू आई और आर के बराबर। ठीक है, मुझे मान किसका चाहिए, मुझे मान किसका चाहिए, आर का मान चाहिए, आई का मान चाहिए। तो आई का मान निकाले, मैं पूरे पदों को इधर उधर करूं तो आई का मान कितना आ जाएगा, E माइनस में V अपॉन में किसके बराबर। ठीक है, अब 1 है तो 1 लगा दूं, 2 है तो 2 लगा दूं मैं सीधा। तो I इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अब I का मान किसके बराबर, E माइनस में किसके बराबर, I का मान किसके बराबर, E माइनस में V बट्टे में R, और 1 है तो मैं क्या लगा दूं, 1 लगा दूं। ठीक है, 1 लगा दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। प्लस E2 माइनस में V अपॉन में किससे, R। ठीक है, दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को मैं अलग अलग निकाल लूं। तो I का मान किसके बराबर, E1 अपॉन में क्या है, R1 माइनस में V अपॉन में R1 प्लस में E2 अपॉन में R2 माइनस में V अपॉन R2। मान कितना हो जाएगा, I इक्वल टू कितना हो गया, E1 बटे में R1 प्लस में E2 अपॉन में। सही है, इस वाले पद को मैं क्या लिख देता हूं, आगे लिख देता हूं, माइनस V दोनों में कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन। ठीक है, मुझे किसकी, इसकी भी वोल्टता का मान चाहिए, तो मैं इनका एलसीएम ले लूं, I इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 अपॉन में R2 माइनस में V कितना हो गया, इसका मैं एलसीएम लूंगा तो R1 R2 प्लस में R। सही है, मुझे किसका मान चाहिए, मुझे वोल्टा का मान चाहिए। तो वोल्टा का मान चाहिए तो इस पद को मैं इधर ले आऊं, इस पद को इधर भेज दूं, तो मैं लिख रहा हूं इधर R2 प्लस में R1 बटे में R1 इंटू में R2 इक्वल टू E1 R1 E2 R2 माइनस में I। सही लिखा गया, इस पद को इधर ले आया, इस पद को इधर ले गया। ठीक है, मुझे मान किसका चाहिए, इसका भी एलसीएम ले लूं क्या, चलो तो ले लेते हैं। कितना हो गया, मुझे इसका मान चाहिए, इन पदों को इधर भेज दूं, E1 इसका एलसीएम लिया तो कितना हो गया, E1 R2 प्लस में E2 R1 बटे में R1 R2। मैं जब इस पद को इधर लेके जाऊंगा तो ये कैसे जाएगा, उल्टा होके गुणा होगा, R1 R2 बटे में R1 प्लस। सही लिखा क्या, प्लस में माइनस में कितना I, और ये उधर जाएगा तो किससे, R1 R2 बटे में I1 प्लस R1 प्लस। सही है क्या ये, मैं इसका एलसीएम से ये वाला काट दिया तो V का मान कितना हो गया, E1 R2 प्लस में E2 R1 बटे में R1 प्लस R2, और इसका मान कितना हो गया, माइनस में I और R1 R2 अपॉन में R1 प्लस। ठीक है, इसको क्या लिख दिया, V इक्वल टू इसको E इक्विवेलेंट, और इसको क्या लिख दिया, माइनस I। ये क्या हो गया इसका, ये इसका क्या हो गया, असमान सेलों का क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, यहां क्या किया है, मैंने इस वाले पद को इधर ले आया, इस वाले पद को इधर ले गया, इधर लेके जाऊंगा तो किससे, माइनस से, और इसको लेके आऊंगा तो प्लस से। मैंने घटाया और एलसीएम ले लिया, इसमें से आगे कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक उतारे। अगला टॉपिक आता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक हुआ, उसने परिपथ की वोल्टा व धारा के लिए 2 नियम प्रतिपादित किए। वोल्टा व धारा के लिए 2 नियम प्रतिपादित किए, उसमें से पहला नियम ये कहता है, प्रथम नियम क्या कहता है, 2 नियम कौन कौन से थे, वो न्यूटन का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, इसको धारा नियम भी कहते हैं, इसको संधि नियम भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं, वोल्टा नियम भी कहते हैं, लूप नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब पहला नियम क्या कहता है, किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, किसी संधि बिंदु पर आने वाली किसी संधि बिंदु पर आने वाली तथा जाने वाली
धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। आने वाली व जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। ये I1 और ये I2, ये I1 और ये I2 और ये क्या है? ठीक है, I3 मान ले चलो। तो इसका नियम क्या कहता है? कुल धाराओं का बीजगणितीय योग तो क्या होगा? किसी संधि बिंदु पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है, आने वाली का। ठीक है, या फिर आने वाली का बीजगणितीय योग माइनस जाने वाली, यानी कुल धाराओं का बीजगणितीय योग भी कितना होता है? 0 होता है। आने वाली को क्या ले लेता हूं? आने वाली को प्लस और जाने वाली को माइनस, या फिर इसको ऐसे कह दें, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, जाने वाली तो भी एक ही बात है। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? आने वाली धारा बराबर किसके? जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। यहां देखें I1 क्या हो रही है? आ रही है I1 प्लस में I2 इक्वल टू किसके बराबर? I3 के बराबर। ठीक है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो I1 प्लस I2 माइनस में बीजगणितीय योग कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, जो जाने वाली होंगी उसके कैसा चिन्ह लगा दिया जाएगा? माइनस का चिन्ह लगा दिया। आने वाली को किसका? प्लस का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये याद रखो, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? और सुनो, एक चीज और रहेगी इसमें, यह किसका पालन करता है? आने वाली धारा बराबर जाने वाली, यानी कि किसका पालन करेगा? आवेश संरक्षण के नियम का क्या करेगा? आवेश संरक्षण के नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। आवेश संरक्षण के नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। ठीक है, ये किसका पालन करेगा? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करेगा। दूसरा क्या कहता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी सेल, ये कोई परिपथ है, ये कोई अपने पास परिपथ है, इसमें कोई सेल जुड़ा हुआ है, कोई बैटरी जुड़ी हुई है, कुछ भी ऐसे अलग अलग परिपथ लगे हुए हैं, तो इसके पूरे परिपथ में, इस पूर्ण परिपथ में सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? उसमें बहने वाली धारा इनटू में उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि I इंटू में R का, यानी कि कुल विद्युत वाहक बल E भी लिखा जाए, E ऐसे, इसको ये भी लिख दूं, E इक्वल टू समेशन ऑफ I। ठीक है, तो ये लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। कहने का क्या है? इसने क्या बताया? किसी बंद परिपथ में कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। बंद परिपथ में कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। या फिर कुल परिपथ में, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में कुल वोल्टताओं का मान किसके बराबर होगा? उस परिपथ में बहने वाली धारा व प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, प्रतिरोध में बहने वाली धारा I व R के गुणनफल के योग के बराबर, ये समेशन योग को दर्शा रहा है। कहने का अर्थ क्या है? समेशन ऑफ V इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक है, कहने का अर्थ इसका क्या था? इसका कहने का अर्थ था V माइनस में समेशन ऑफ I R किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक है, यानी कि कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कुल वोल्टता का मान, इस परिपथ में कुल वोल्टता का मान, इस परिपथ में कुल वोल्टता का मान, उसमें प्रवाहित धारा I व प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर। या फिर इस परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल का मान, इस पूरे परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल का मान, उसमें प्रवाहित धारा व प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, यह है किरचॉफ का द्वितीय नियम। आप किसी भी परिभाषा से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ठीक है, लेकिन लूप कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ये खुले लूप के लिए काम नहीं करेगा। और ये का पालन किसका करता है? ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप देखो यहां इसकी चिन्ह परिपाटी, इसकी क्या है?
चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आपको याद रखनी है, चिन्ह परिपाटी क्या करनी है, याद करनी है। चिन्ह परिपाटी होती क्या है इसके बारे में अपन बता रहे हैं, ठीक है। अब इसकी चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, ये कोई बैटरी है, ठीक है। अगर इसमें अपन ऐसे चले तो वोल्टता का मान, इसके विद्युत वाहक बल का मान कैसा लिया जाएगा, प्लस ई लिया जाएगा, ठीक है, प्लस ई लिया जाएगा, ठीक है। एक ही याद रखनी है, मैं एक ही तरीके से बता रहा हूं, इसके दोनों तरीके हैं। कई लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, इसकी जैसे ही मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं, वोल्टता क्या हो रही है, वोल्टता हानि हो रही है, इसको क्या ले लिया, माइनस। फिर आपको दोनों में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप तो ये वाला याद रखो। उसके बाद दूसरी, अगर ये वाला परिपथ है और अपन परिपथ में कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो इसका मान किसके बराबर, माइनस ई के बराबर, ठीक है। अब दूसरी बात प्रतिरोधों के लिए, ये मेरा प्रतिरोध है, ठीक है। इसमें धारा बह रही है ऐसे, प्लस माइनस, ठीक है। अब मैं धारा की दिशा में ही चलूं तो इसको क्या ले लूंगा, प्लस में आई आर। ये प्रतिरोध कितना है, आर है, ठीक है। प्लस में क्या ले लूंगा, आई आर, ठीक है। दूसरी बात, धारा जा रही है मेरी ऐसे, लेकिन मैं लूप में आ रहा हूं कैसे, ये मेरी क्या है, नीचे वाली चलने की दिशा है। ये अपन किधर भी मान सकते हैं, ये खुद पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये सब में चलने की दिशा, ठीक है। और ये क्या है, आई, ये क्या है, आई। अब मैं इधर से आ रहा हूं और इधर क्या है, प्लस और इधर माइनस। मैं किधर से आ रहा हूं, आगे से आ रहा हूं, धारा के विपरीत दिशा में, चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस में आई आर। ये आर प्रतिरोध आता था, माइनस आई आर, ठीक है। मैंने आपको एक ही तरीका बताया, दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला नोट करें, इसके बिना आगे काम चलेगा नहीं। मिटाएं तो इसको, आगे बढ़े, फिर इसको मिटाएं, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, सबसे पहले तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या, व्हीटस्टोन सेतु कैसे कहते, किसे, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ना कोई एक अज्ञात होगा, उसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब अज्ञात प्रतिरोध में मान के चल रहा हूं, ये मेरे एस मेरे का क्या है, अज्ञात है, ठीक है। इसमें 4 प्रतिरोध लगे रहते हैं, ठीक है। इसमें 4 प्रतिरोध मीटर सेतु की व्यवस्था में लगे रहते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। मैंने लगा दिए हैं। ये क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। ये क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। इसको नाम दे दिया ए बी सी और क्या दे दिया, डी, ठीक है। सबसे पहले इसमें किरचॉफ का नियम लगाना है। किरचॉफ के नियम का कौन सा नियम लगाना है, धारा का नियम। धारा का नियम क्या कहता है, आने वाली धारा बराबर कुल धाराओं का योग बीजगणितीय योग I1 प्लस I2 के बराबर, यानी कि कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। या फिर आने वाली धारा बराबर में जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर में जाने वाली धारा, ठीक है। अपन किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अपन इसमें प्रयोग किसका करेंगे, यहां I1 धारा गई, I1 धारा गई, और इधर मैं मान के चल रहा हूं I2 धारा गई, ठीक है। और यहां धारा कितनी आनी चाहिए, जितनी दी गई है, I1 इक्वल टू I2। आपने किसके नियम का पालन हो गया, किरचॉफ के नियम का क्या हो गया, पालन हो गया, ठीक है। मिटा दें। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये काम कैसे करता है, अपन इसको इसके इस अज्ञात प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। ये अज्ञात प्रतिरोध परिवर्तनशील है, सॉरी आर जो परिवर्तनशील प्रतिरोध है, इसका मान अपन कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर में अविक्षेप की स्थिति देखी जाएगी तब जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की स्थिति नहीं होगी तो धारामापी किसमें रहेगा, व्हीटस्टोन सेतु किसमें रहेगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा। संतुलन की अवस्था में अपने को किसका मान निकालना है, अज्ञात प्रतिरोध एस का मान निकालना है। बिना संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान नहीं निकलेगा। अज्ञात प्रतिरोध का मान केवल और केवल संतुलन की अवस्था में निकलेगा। संतुलन की अवस्था कब आएगी, जब बी और डी के बीच विभव का मान कितना हो जाए, 0। बी और डी के बीच विभव का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। जब बी व डी के बीच में क्या हो जाए, विभव का मान 0 हो जाए, वो स्थिति अपन ज्ञात करेंगे। और उस स्थिति को ज्ञात करने के बाद अपन किसका प्रयोग करेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे। किरचॉफ के
द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम क्या कहता है किरचॉफ का? कुल वोल्टताओं का बीजगणित योग किसके बराबर? कुल वोल्टताओं का बीजगणित योग किसके बराबर? कुल वोल्टताओं का बीजगणित योग शून्य के बराबर। अभी बताया समेशन v इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक है, अब यहां से चलना प्रारंभ करो। अब देखो ये कैसी दिशा है? ये कैसी दिशा है? धारा की दिशा। और अपन लूप को मान रहे हैं ऐसे, लूप को पहले लूप 1 से, ठीक है, लूप 1 से, ठीक है। इसमें जाने वाली धारा I1 और इधर जाने वाली धारा कौन सी होगी? IG मान रहा हूं मैं। तो इधर जाने वाली धारा कितनी बची? I1 इधर से आ रही थी I1 और इधर कितनी चली गई? IG। I1 माइनस में IG, ठीक है। अब ये धारा इधर आई और यहां से कौन सी धारा जा रही है? I2 और आगे कौन सी जाएगी? I2 प्लस में I, ठीक है। सारी स्थितियां क्लियर होगी। अब आगे बढ़े लूप 1 से। लूप 1 क्या कहता है? ये I1 इंटू में P, I1 इंटू में किसके बराबर? P, और यहां प्लस में IG इंटू में क्या? G प्रतिरोध लगा दूं। उसके बाद मैं आगे बढ़ू। अब ये क्या आ गया? इधर से प्लस इधर से माइनस, इधर से धारा आ रही है और इधर से अपन लूप की दिशा है, ये चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का। I2 इंटू में किसके बराबर? कौन सा प्रतिरोध लगा हुआ है? R प्रतिरोध। तो मैंने क्या लिख दिया इसको? R प्रतिरोध किसके बराबर? 0 के बराबर, ठीक है। अब लूप 2 से, लूप 2 क्या है? ये रहा लूप 2, ठीक है। लूप 2 में यहां से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। लूप 2 कौन सा है? B C D B, ठीक है। लूप 2 कौन सा है? B C D B। पहला वाला कौन सा था? A B D A। ये वाला कौन सा था? A B D A, ठीक है। अब आगे बढ़े। इसका मान कितना है? अपन इधर से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। पहले कौन आया? I1 माइनस में IG। प्रतिरोध कितना है? Q। आगे बढ़े। अपन धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में मैंने अभी बताया था चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। माइनस I कितना? I2 प्लस में IG, I2 प्लस में IG और इंटू में क्या लगा हुआ है? S। उसके बाद आगे बढ़े तो ये धारा की दिशा किधर है? इधर, लेकिन लूप में किधर जा रहे हैं? इधर। तो माइनस IG इंटू में G किसके बराबर? 0 के बराबर, ठीक है। जब संतुलन की, जब गैल्वेनोमीटर यानी कि IG किस में हो? संतुलन की अवस्था में। गैल्वेनोमीटर किस अवस्था में हो? गैल्वेनोमीटर की संतुलन की अवस्था में, ठीक है। तो IG का मान कितना हो जाएगा? IG इक्वल टू 0 के। दोनों समीकरणों में रख दें, 1 व 2 में मान रख दें, तो मान कितना हो गया? I1 P माइनस में I2 R इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख दूं, I1 P इक्वल टू I2 R। समीकरण नंबर 3। और आगे वाले को लिखे। इसमें से क्या बच गया? I1 और IG का मान 0, Q का Q माइनस में I2 S और ये कितना? IG प्लस में 0 इक्वल टू 0। I1 Q इक्वल टू I2 S। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 भाग 4 करने पर मान कितना हो गया? I1 P बटे में I1 Q इक्वल टू I2 R बटे में I2 और S, ठीक है। I2 से I2 कट गया, I1 से I1। तो मान किसका चाहिए? S का मान चाहिए। तो कितना हो जाएगा? S इक्वल टू, S को इधर ले आया, इसको Q अपॉन में P लिख लू क्या? इसको मैंने वज्र गुणा कर लिया, ये ऊपर चला गया इंटू में, ठीक है। अब ऐसे भी नहीं याद रहे किसी को, तो क्या करो? इसका इससे वज्र गुणा कर दो, इसका इससे। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये कब की अवस्था है? संतुलन की अवस्था में, ठीक है। करके दिखाऊं, देखना। I P इंटू में किसके बराबर? S के। P इंटू में S किसके बराबर? R इंटू में Q। और S का मान चाहिए तो R बट्टे में Q अपॉन में, देखो यही है क्या? Q इंटू में R अपॉन में। सेम टू सेम स्थिति आती है। इनका क्या कर सकते हैं अपन? वज्र गुणा कर सकते हैं। यही क्या है? व्हीटस्टोन सेतु है। यही क्या है? व्हीटस्टोन सेतु है। आगे बढ़े। अगला टॉपिक आता है मीटर सेतु। मीटर सेतु कहते हैं किसे? मीटर सेतु भी ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध क्या है? मैंने मान लिया है ये S है,
ठीक है। एस क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। एस क्या है मेरा? अज्ञात प्रतिरोध। इस अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या करना है? मुझे ज्ञात करना है। इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जैसा व्हीटस्टोन सेतु कहता है वैसा का वैसा ये करता है, ठीक है। इसमें एक बैटरी लगी हुई है, इसमें 1 मीटर का नाइक्रोम या कंस्टेटन का क्या लगा होता है? कंस्टेटन का क्या लगा होता है? नाइक्रोम या कंस्टेटन का क्या लगा होता है? तार लगा होता है। ये इस सिरे में क्या जुड़ा होता है? इसको क्या कहते हैं? STUVWXY, ठीक है। इस सिरे से एक ये क्या है? कोई चालक धातु की पत्तियां लगी होती हैं। इनका संयोजन किससे होता है? एक चालक तार से होता है। इसके सिरे, एक सिरे से एक प्रतिरोध बॉक्स आरबी जुड़ा रहता है और इन दोनों सिरों के बीच में क्या जुड़ा रहता है? डब्ल्यू और एक्स सिरे के बीच में अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। और वी सिरे से क्या जुड़ा रहता है? एक जोकी जुड़ी रहती है जो क्या करती है? घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। इस जोकी को इस प्रकार घुमाया जाता है। ये एक गैल्वेनोमीटर लगा है जोकी में, ठीक है। ये प्रतिरोध बॉक्स है। इस जोकी को इस प्रकार घुमाया जाता है, इस प्रकार इस तार पर खिसकाया जाएगा कि अपने को किसकी अवस्था प्राप्त हो जाए? संतुलन की अवस्था प्राप्त हो जाए। और संतुलन की अवस्था जहां प्राप्त होगी, संतुलन की अवस्था जहां पर प्राप्त होगी उस पर अपन किसका मान ज्ञात कर लेंगे? अज्ञात प्रतिरोध एस का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये कितने मीटर लंबाई का है? 1 मीटर। इसको क्या भी बोल सकता हूं? 100 सेंटीमीटर बोलूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे किसका मान चाहिए? मैं ये मान के जा रहा हूं पहली संतुलन की लंबाई मुझे यहां से एल लंबाई पर प्राप्त होती है। पहली संतुलन की लंबाई कितनी पर प्राप्त होती है? एल मीटर पर, ठीक है। यानी कि पहली संतुलन की अवस्था किसके बराबर है? यानी कि पी का मान किसके बराबर है? पी समानुपाती किसके? एल के, ठीक है। जैसे ही समानुपाती को टांगूंगा मैं ये मान के चल रहा हूं एकांक लंबाई में प्रतिरोध कितना है? एकांक लंबाई में प्रतिरोध स्मॉल आर है, ठीक है। तो पी का मान कितना हो जाएगा? आर इंटू में एल, समीकरण नंबर 1। जब ये एल लंबाई संतुलन की प्राप्त हुई है तो क्यू का मान अपने आप ही निकल जाएगा। क्यू का मान कितना हो जाएगा? क्यू इक्वल टू किसके समानुपाती? 100 कितना है? 100 सेंटीमीटर लंबा है, कितनी घट गई? एल, ठीक है। जैसे ही मैं इसके समानुपाती को हटाऊंगा तो इसके भी एक नियतांक 100 माइनस में एल, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसकी सहायता से अपन किसका मान ज्ञात कर लेंगे? इसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अपने को तो एक ही फॉर्मूला पता है, जैसा कि किसने बताया था? व्हीटस्टोन सेतु ने बताया था। व्हीटस्टोन सेतु में इनका क्या कर दूं? मैं वज्र गुणा कर दूं। इनका क्या कर दूं? वज्र गुणा। यानी कि मैं क्यू को किससे गुणा कर दूं? क्यू इंटू में आर इक्वल टू ये पी इंटू में किसके? एस के। तो पी का मान किसके बराबर है? पी का मान किसके बराबर है? आर एल के। और क्यू का मान किसके बराबर है? आर इंटू में 100 माइनस में एल इंटू में आर इक्वल टू पी का मान किसके? आर इंटू एल इंटू में एस। आर से आर कट गया, एस का मान चाहिए। एस का मान कितना हो जाएगा? 100 माइनस में एल बटे में एल इंटू में क्या लग जाएगा? आर का आर। ये क्या हो जाएगा? अज्ञात प्रतिरोध का मान निकल गया, ठीक है। इसमें याद कुछ नहीं रखना। इसमें ये ऐसी व्यवस्था होती है, इसमें एक विभवमापी होता है जिससे क्या जुड़ा हुआ है? गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। जोकी की सहायता से गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाएगा और इस तार पर खिसकाया जाएगा। ये तार किसका बना होता है? नाइक्रोम या कंस्टेटन का बना होता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबा होता है। अब अपन चलते हैं अपने अंतिम टॉपिक पर बढ़ते हैं और चैप्टर को करते हैं खत्म पहले की तरह ही। अगला टॉपिक आता है विभवमापी, ठीक है। विभवमापी होता क्या है? ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से आंतरिक प्रतिरोध व विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सके उसे क्या कहेंगे? विभवमापी, ठीक है। ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से आंतरिक प्रतिरोध व किसका मान ज्ञात किया जा सके? आंतरिक प्रतिरोध व विद्युत वाहक बलों की क्या की जा सके? तुलना की जा सके, उसे क्या कहते हैं? विभवमापी, ठीक है। विभवमापी की बनावट ये है, कितने मीटर का? ये 1-1 मीटर का 10 मीटर लंबा तार होता है। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, ऐसे 10 मीटर तक जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है और इस गैल्वेनोमीटर की सहायता से अविक्षेप की स्थिति प्राप्त की जाती है। कहां पर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है, ठीक है। विभवमापी की सहायता से किस किस का मान ज्ञात किया जा सकता है? विद्युत वाहक
बलों की तुलना विद्युत वाहक बलों की क्या कर सकते हैं, तुलना, और किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कार्य कैसे करता है, इसका सिद्धांत क्या कहता है, V इक्वल टू किसके बराबर, सभी को पता है V का मान किसके बराबर, आई आर के बराबर, R का मान किसके बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो L अपॉन में A के बराबर, V का मान यहां रख दूं I इंटू में रो L अपॉन में A। ठीक है, रो L अपॉन में A, यानी कि ये क्या है, एक नियतांक है, ये क्या है, एक नियतांक है, इसको किसके बराबर मान ले, एक नियतांक के बराबर, 20 किसके बराबर, इस पूरे मान को किसके बराबर मान लिया, एक नियतांक के बराबर K इंटू में L के, और इसको क्या कहा जाता है, विभव प्रवणता नियतांक, विभव प्रवणता नियतांक भी कहा जाता है। इसको K का मान किसके बराबर, V अपॉन L के बराबर, यानी कि V का मान किसके समानुपाती, L के समानुपाती, V का मान किसके समानुपाती, L के समानुपाती। ठीक है, इसकी सहायता से K का मान V अपॉन L, यानी कि विभव अपॉन में लंबाई, विभव अपॉन में लंबाई, ये इसी क्या हो जाएगी, विभव प्रवणता भी कहते हैं। ठीक है, अपन दो विद्युत वाहक बलों की शैलों की तुलना कैसे करेंगे, इस टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक क्या है, विभव मापी की सहायता से दो विद्युत वाहक बलों की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अपने को ये पता है कि V का मान किसके समानुपाती होता है, लंबाई L के बराबर, कहीं ना कहीं संतुलन की स्थिति कहीं ना कहीं तो प्राप्त होगी। अब इसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक ये क्या लगा हुआ है, RH लगा हुआ है, ये कुंजी लगी हुई है, एक विद्युत वाहक बल यहां लगा हुआ है, एक विद्युत वाहक बल यहां लगा हुआ है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं पहले लाइन से। जब K1 को क्या रखा जाएगा, चालू रखा जाएगा, K1 को चालू रखा जाएगा और K2 को हटा लिया जाएगा, K2 को हटा लिया जाएगा, ये हटी हुई कुंजी है, यानी कि ये जुड़ी हुई है, तो इसके सिरों पर, इस सेल E1 के कारण इसके सिरों पर प्राप्त संतुलन की लंबाई कहीं ना कहीं प्राप्त होगी। उस लंबाई को मैं क्या मान लेता हूं, L1 मान लेता हूं। जैसे ही मैंने इसको जोड़ा तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप गैल्वेनोमीटर को मैं इधर से इधर घुमा घुमा के देखूंगा कहां पर संतुलन की लंबाई प्राप्त हो रही है। मैं मान रहा हूं पहली संतुलन की लंबाई मुझे किस पर प्राप्त हो रही है, L1 पर प्राप्त हो रही है, स्टेप 1। ठीक है, यानी कि V का मान, यानी कि E1 का मान किसके समानुपाती, L1 के। ठीक है, L1 के। मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इसको क्या हटाया, इसके समानुपाती को हटाया, तो एक नियतांक लगा लिया K, यानी कि K इंटू में L1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, इस कुंजी को तो मैं हटा लेता हूं और चालू किसको कर देता हूं, स्टेप 2, स्टेप 2 में किसको चालू कर रहा हूं, K2 को तो क्या कर रहा हूं, K2 को चालू और K1 को क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। ठीक है, K1 को क्या कर लिया मैंने, हटा लिया है, K1 को हटाया, तो अब विद्युत वाहक बल कौन सा काम कर रहा है, E2 वाला काम कर रहा है। अब मैं मान के चल रहा हूं मुझे संतुलन की लंबाई किस पर प्राप्त हो रही है, L2 पर प्राप्त हो रही है, तो अगली संतुलन की लंबाई किस पर प्राप्त हो जाएगी, E2 समानुपाती L2 के, और E2 का जैसे ही समानुपाती हटाऊंगा K इंटू में L2, और दोनों की मैं क्या कर दूंगा, आपकी बार तुलना कर दूंगा। ठीक है, दोनों की क्या कर दूंगा, तुलना कर दूंगा, दोनों की तुलना करूंगा तो समीकरण 1 में 2 का भाग ले लो, चाहे 2 में 1 का भाग ले लो। ठीक है, E1 बटे में E2 इक्वल टू किसके बराबर, K L1 बटे में K L2, K से K कट गया, मान कितना हो गया, E1 बटे में E2 बराबर में L1 L2। कहने का अर्थ क्या है कि दोनों की संतुलन लंबाई के, दो सेलों का विद्युत वाहक बलों का मान, दो सेलों का विद्युत वाहक बलों का अनुपात उसकी संतुलन की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक बचता है अपना, इसमें विभव मापी की। अब क्या निकालें, इसका आंतरिक प्रतिरोध, और 2 मिनट के लिए अपन रोकते हैं और फिर करते हैं आगे। आइए चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक को। लास्ट टॉपिक क्या कहता है, अपन क्या निकाल रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध R का मान निकाल रहे हैं। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r, इसको क्या दे लिया मैंने, E1 दे लिया। मुझे किसका मान चाहिए, स्मॉल r का मान चाहिए। स्मॉल r का मान निकालेंगे कैसे, सबसे पहले वो देखो ऐसी व्यवस्था की जाएगी, इसमें एक कुंजी K1 लगी हुई है, एक कुंजी K2 लगी हुई है। ठीक है, एक K1 और एक K2। जब K1 को चालू किया जाता है और किसको, K2 को हटाया जाता है, तो संतुलन की अवस्था कहां प्राप्त होगी। अब देखो
जैसे ही मैं ये हटी हुई है, ये वर्क कर ही नहीं रहा, ये क्रॉस ये हट गया, ये पूरा परिपथ काम ही नहीं कर रहा, तो इसकी संतुलन की लंबाई कहीं ना कहीं प्राप्त होगी। मैं ये मान के चल रहा हूं E1 विद्युत वाहक बल में, ठीक है, पहले कौन काम करेगा, विद्युत वाहक बल E ही काम करेगा, तो E की एक संतुलन लंबाई किस पर प्राप्त होती है, मैं ये मान के चल रहा हूं L पर प्राप्त होती है, और E1 का मान किसके बराबर, K इंटू में L के बराबर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब की बार जैसे ही मैं दोनों कुंजियों को चालू कर रहा हूं, अब की बार K1 भी चालू है और K2 भी चालू है। अब देखो, मैंने आपको चैप्टर शुरू करने से पहले, आज लेक्चर जब शुरू आता उस सबसे पहले ये बताया था टर्मिनल वोल्टेज और किसमें संबंध बताया था, विद्युत वाहक बल में एक संबंध बताया था। अब देखो, ये शुरुआत में जब इसमें प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है तो इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल E प्राप्त होता है। जब इसमें क्या हो गया, प्रतिरोध, जैसे ही प्रतिरोध जुड़ा तो अभी किसमें चेंज हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज में। ठीक है, आपकी बारी किसमें चेंज हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब किसमें चेंज हो गया, ये टर्मिनल वोल्टेज में। जैसे ये टर्मिनल वोल्टेज में चेंज हुआ, जैसे ये टर्मिनल वोल्टेज में चेंज हुआ, मैं संतुलन लंबाई L1 और L1 मान ली, आपकी बार क्या हो जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज किसके समानुपाती, L2 के। मैं ये मान के चल रहा हूं अगली संतुलन की लंबाई किस पर प्राप्त हुई है, L2 पर प्राप्त हुई है। वैसे ही V इक्वल टू K L2, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो, मैंने विद्युत वाहक बल में शुरुआत की थी, तब मैंने ये निकलवाया था E इक्वल टू आई आर के, निकलवाया था नहीं निकलवाया। अब मुझे किसका मान चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध R का मान चाहिए, R का मान चाहिए, तो मैं इस पद को इधर ले आऊं और इस पद को इधर ले आऊं। आई आर इक्वल टू किसके बराबर, E माइनस में V के बराबर। सही है क्या, अब मैं इस R को चाहिए तो R का मान किसके बराबर, E माइनस V अपोन में I के बराबर। V बराबर किसके होता है, I R के। I किसके बराबर होगा, V अपोन, लिख दू तो यह मान, R का मान किसके बराबर, E माइनस V अपोन में किसके बराबर, V इंटू में R के बराबर। ठीक है, R का मान किसके बराबर, E बट्टे में V से V क्या हो गया, कैंसिल आउट, बच क्या गया 1 इंटू में R। E1 का मान कितना है, E1 का मान L1, तो R का मान कितना हो जाएगा, K L1 अपोन में K L2, ये रहा, माइनस में 1 इंटू में R के बराबर, और K से K कट गया तो मेरे R का मान कितना आ गया, R का मान कितना आया, L1 माइनस में L1 बट्टे में L2 माइनस में 1 इंटू में R। ये किसका मान आ गया, आंतरिक प्रतिरोध। मैं एक स्टेप और हल कर दूं, तो मैं इधर लिख दूं, इसको एक स्टेप और हल करूं तो मान कितना हो जाएगा, R इक्वल टू L1 माइनस में L2 बटे में L2 इंटू में। आपको इसका प्रश्न मिल जाए तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये वाला मान ज्यादा होगा और ये वाला मान क्या होगा, कम होगा, और ये वाला क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बड़े वाले मान में से हमेशा कैसा करता है, छोटा करता है। ठीक है, इसी के साथ अपना ये तीसरा चैप्टर भी होता है खत्म। ठीक है, तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल करें, अपन न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, लेकिन पहले एक बार इनका थ्योरी करवा देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। थैंक यू।